उसके बाद वो डेस्परेट हो जाते हैं कि रिफ्यूज़ल आ गए। अगर कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उस ट्रैवल हिस्ट्री की इमिग्रेशन स्टेप्स वगैरह भेजा करें। 20 में इन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया ना, वो अप्लाई कर दिया यूके का वीज़ा, तो यूके का इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रिफ्यूज़ होने की रीज़न क्या थी? तो वीज़ा ऑफिसर ने यह भी लिखा कि मैं आपको अपील का हक भी नहीं देता। आगे की क्या स्ट्रेटजी थी, इन्होंने आगे क्या किया? आपने जर्मनी जाना है या नहीं जाना, ये आपकी मर्जी है। जर्मनी का वीजा तो आपको मिल गया। ईच ट्रांजैक्शन जस्टिफाई होनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नया व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आज की वीडियो इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पता है किस वजह से आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है? आज की वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है कि जिनका किसी एक कंट्री से रिफ्यूज़ल आता है और उसके बाद वो डेस्परेट हो जाते हैं कि रिफ्यूज़ल आ गया है और अभी हमें क्या करना चाहिए। फिर उनको नई डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि प्लीज़ 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 आप ज़रूर किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर किया करें। देखिए, आप जब बीमार होते हैं या आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं होती या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट देता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली जब आपकी प्रोफाइल होती है तो आपकी प्रोफाइल की भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद उसकी एक ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद फिर आपको एक डायरेक्शन दी जाती है, तो फिर आपका वीज़ा 110% लग के एम्बेसी से बाहर आता है। तो आज का जो केस है वो भी कुछ इस तरह से है। मैं पहले थोड़ी सी प्रोफाइल शेयर करता हूं और प्रोफाइल शेयर करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने उन भाइयों से जो प्लीज़ चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें। और मेरे वो भाई जो चाहते हैं कि उनके केस पे वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ वो अपनी कंप्लीट प्रोफाइल शेयर किया करें विद एविडेंस। एविडेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिफ्यूज़ल है तो उसका लेटर आप भेजा करें। अगर कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उस ट्रैवल हिस्ट्री की इमिग्रेशन स्टेप्स वगैरह भेजा करें, ताकि जब आपका केस प्रॉपर आता है हमारे पास, एक प्रोफाइल कंप्लीट होती है तो उसको स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना आसान होता है। फिर ये सिर्फ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपके केस के बारे में बताया जाए, बल्कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर ये बताया जाए कि अब किया क्या जाए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान। तो आज का जो केस है वो ये है कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट से रिलेटेड है। ये सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ अपना इनका काम है, अपना बिजनेस करते हैं। पहले ये थे सऊदी अरेबिया में और वहाँ पे इन्होंने 6-7 साल गुजारे हैं। सऊदी अरेबिया के बाद ये पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान में जब आए, ये पाकिस्तान में आए हैं 2018 में, तो वहाँ पे आके इन्होंने अपना काम शाम स्टार्ट कर दिया। 2018 में जब इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया तो 2020 में इन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया, इनको टर्की का वीज़ा मिल गया। इससे पहले इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी सिर्फ सऊदी अरेबिया की एम्प्लॉयमेंट पे, फिर टर्की में अप्लाई किया वीज़ा, टर्की का इनको वीज़ा मिल गया। इन्होंने ट्रैवल नहीं किया था टर्की के वीज़े पे, इन्होंने जो है ना वो अप्लाई कर दिया यूके का वीज़ा, तो यूके का इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जब ये यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे थे, आई नो हिम वेरी वेल एंड पर्सनली, तो मैंने इनसे उस वक्त रिक्वेस्ट की थी, सजेशन दी थी कि आप यूके का वीज़ा ना अप्लाई करें। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, और अगर आपका शेंजन मिल जाएगा तो बेशक शेंजन का ट्रिप करने से पहले यूके का अप्लाई कर लें या फिर शेंजन का ट्रिप करके आगे यूके का अप्लाई कर लें, क्योंकि इनका जो ड्रीम कंट्री था या इन्होंने जो जाना था वो यूके ही में जाना था। लेकिन उन्होंने जो भी वो सजेशंस दी हैं, जिस तरह से भी उसको लिया, सजेशंस देना मेरा राइट है, उसको कैसे आप लोग लेते हैं वो आप लोगों का राइट है। तो इन्होंने हर बात नहीं मानी, इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब सर मैं आपको थोड़ी सी ना प्रोफाइल बताता हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने की रीज़न क्या थी। वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सबसे जो बड़ी रीज़न थी वो ये रीज़न थी कि इनकी जो एनुअल इनकम है ना वो है कोई 36 से 38 लाख। ठीक है, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनके अकाउंट में जो उस टाइम पे बैलेंस पड़ा हुआ था वो कोई 85 लाख के राउंड अबाउट पड़ा हुआ था। जो ऊपर वाला 50 या कोई 48-47 की फिगर थी, वो इन्होंने जो बताया, इन्होंने ये कहा कि जी वो वाले जो पैसे हैं वो एक प्लॉट था इनके पास, इन्होंने प्रॉपर्टी सेल की तो उसके पैसे इन्होंने अपने अकाउंट में रखे थे, इस वजह से वो पैसे थे। और इन्होंने उसका एविडेंस भी दिया कि डॉक्यूमेंट्स लगाए, प्लॉट के, बाकी सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो सर रिफ्यूज़ल जो था वो इस बात पे था कि वीज़ा ऑफिसर ने लिखा कि आपकी एनुअल इनकम जो है वो 38 लाख है और आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो आपने जो रिलायबल डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है सर। जब वीज़ा ऑफिसर ये कह देता है आई एम नॉट सेटिस्फाई, तो उसके बाद कोई रीज़न नहीं बनती। अगर वो ये कह दे कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो काइंडली रीसबमिट दिस डॉक्यूमेंट, तो बंदा अपील पे चला जाता है। लेकिन जब ये बात कह दी जाती है कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाई, तो आप क्या अपील करेंगे? और एक और इस केस में जो एक कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए, वो ये थी कि वीज़ा ऑफिसर ने यह भी लिखा कि मैं आपको अपील का हक भी नहीं देता। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और अपील
मैं आपको ये राइट भी नहीं देता कि आप अपील करें या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे चले जाएं, जो कि सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। फिर दोबारा ये वापस आए तो उन्होंने आगे बताया कि ये चीज़ थी। इस केस को स्टडी किया, मैंने भी स्टडी किया, हमारे जो लीगल कंसल्टेंट हैं यूके में उन्होंने भी इसको चेक किया, उसको प्रॉपरली देखा, जो भी चीज़ें थी इसमें हमें समझ आई। उसमें से टैक्स रिटर्न एक सबसे बड़ी कहानी थी जो कि इन्होंने प्रॉपरली अटैच नहीं की थी। सर वीज़ा ऑफिसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, या 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया है। आप जो उनको बता रहे हैं मैं ये करता हूँ, इतनी मेरी इनकम आती है, उस इनकम पे आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं और वो आपकी इनकम कितनी प्रॉपर इनकम है, इस चीज़ से उसको मकसद होता है। आप किसी से पकड़ के 50 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा करवा दें, कोई प्रॉपर्टी सेल करके इतने पैसे अपने अकाउंट में रख दें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो हो गई कहानी रिफ्यूज़ल तक की। फिर आगे की क्या स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने आगे क्या किया? सर आगे ये इन्होंने किया कि इनको गाइड किया गया, बताया गया कि आप टर्की का ट्रिप करके आए, क्योंकि पहले तो उन्होंने टर्की ट्रिप नहीं किया था, सिर्फ एक वीज़ा था इनके पास, ये टर्की ट्रिप करके आए। फिर इनको बताया गया कि आप थाईलैंड और मलेशिया जाएं, वहाँ से ट्रिप करके आए। फिर ये थाईलैंड और मलेशिया का भी आफ्टर 2 मंथ ट्रिप करके वापस आए। फिर इनको बताया गया कि चूंकि आप चैम्बर के मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं और आपके पास प्रॉपर चैम्बर का वो है, तो चैम्बर्स के थ्रू एग्जीबिशंस आती हैं, तो आप किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, उसकी कोई एक फ़ी होती है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो इनको जर्मनी में एक स्टॉल मिल गया। इन्होंने 2 दोस्तों ने मिलकर एक स्टॉल ले लिया। वहाँ पे स्टॉल लेने के बाद इन्होंने जब वो सारा पैसे वगैरह पे किए तो इनको लेटर मिल गया। लेटर के कॉपीज अटैच करके, इनविटेशन लेटर को अटैच करके इन्होंने जर्मनी में वीज़ा अप्लाई किया तो इनको जर्मनी का वीज़ा मिल गया। जब इनको जर्मनी का वीज़ा मिला तब मैंने इनसे फिर उस टाइम पे इनको सजेशन दी कि आप एक काम करें, अब आपको जर्मनी का वीज़ा मिल गया है, अब आपने जर्मनी जाना है या नहीं जाना ये आपकी मर्जी है। जर्मनी का वीज़ा तो आपको मिल गया है, अब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को ऐसे बनाएं कि जो मैंने एक प्रॉपर इनको प्लान दिया हुआ था कि बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, अगर वो मैं प्लान बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इन्होंने उसके ऊपर 3 to 4 मंथ वर्किंग की, फिर उस बैंक स्टेटमेंट को उसको अकॉर्डिंग सेट किया। सर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को ज़रूर मेंटेन करना है। जो सैलरी पर्सन हैं प्लीज़ अपने अकाउंट में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी। कैश मतलब कि आपने खुद से कैश लेके क्रेडिट नहीं करना अपने अकाउंट में। आपकी सैलरी आनी चाहिए और वो प्रॉपरली सेविंग शो करनी चाहिए और एक्सपेंडिचर शो करने चाहिए। जो सेल्फ पर्सन है उनके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हर ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन जस्टिफाई होनी चाहिए। तो इन्होंने उस अकाउंट को वैसे ही मेंटेन किया। फिर एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बना के, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान बना के इनका वीज़ा अप्लाई किया गया। सर मजे की बात यह है कि इनको यूके ने भी वीज़ा दे दिया। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी कि जो इस चीज़ को डेस्परेट हो जाते हैं, इस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, इस चीज़ से हर्ट हो जाते हैं कि जी वीज़ा हो सकता है मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं होता, बड़े बड़े टाइकॉन्स के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उनको दोबारा वीज़ा नहीं मिलता। सर क्या हो गया, वीज़ा मिल जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को वीज़ा मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ DS 160 फॉर्म के ऊपर USA का विजिट वीज़ा कैसे मिलता है आपको और किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए अगर आपने USA का वीज़ा अप्लाई करना है, और USA के वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से वो कंट्री है कि अगर आप USA का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें कि उन कंट्रीज़ में आप ना जाएं, ना विजिट पे जाएं, ना ही वैसे जाएं। इन पूरी एक कंप्लीट और डिटेल वीडियो के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।